नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच की हमारी ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने वास्तविक संख्या और गणित की आधारभूत परिमेय के बारे में पढ़ा था। सेकेंड क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज ही हमारी क्लास है एक्सरसाइज 1.1 के सेकेंड क्वेश्चन की। ठीक है, आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो वो क्वेश्चन देखते हैं हम। कल का आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन था हमारे पास में 5313 और दूसरा क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन था हमारा 13915। दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड इनके निकालने थे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा 5313। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 3। अगर इकाई अंक 3 है तो इसका मतलब 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा। फिर 3 का चेक करते हैं। 3 के लिए हमने कल रूल क्या चेक किया था? अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है? 5 और 3 8, 8 एक 9 और 3 12। इसका मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। चलो 3 एकम 3, 2 यहाँ पे 7 21, फिर 2 यहाँ पे 7 21, 3 एकम 3। अब एक आ गया तो अब फिर देखेंगे 3 का जाता है या नहीं जाता है। तो 1 और 7 8 और 7 ये 8 8 8 16। इसका मतलब अब 3 का भाग ही नहीं जाएगा। तो 3 का नहीं जाए तो फिर 5 चेक करते हैं। तो 5 के लिए क्या तो एक आएगा कि 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे 0 या 5 भी नहीं, इसका मतलब 5 का भी नहीं जाएगा। 7 के लिए हमने क्या चेक किया था? अंतिम अंक को डबल करके शेष अंक में घटाने पर अगर 0 या 7 का गुणज प्राप्त होता है तो उस संख्या में 7 का भाग चला जाता है। तो चलो चेक कर लेता हूँ, मैं इस साइड में रफ कार्य कर लेता हूँ, आप चेक कर लिया करो। ये हमारी संख्या है तो अंतिम अंक कितना है? 1, 1 का डबल 2, माइनस क्या कितना बचाएगा? 5। फिर अंतिम अंक को ले लो, अंतिम अंक कितना है? 5, 5 का डबल 10, 17 में 10 घटाएंगे तो 7, या 0 या 7 बचना चाहिए तो हमारे पास 7 बच गए। इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। ठीक है, कितना बच गया चेक करो। 7 दूनी 14, फिर 7 पंजे 35, फिर 7 दी 21। अब देखो फिर वही चेक करें, अंतिम अंक को डबल करके शेष अंक में चेक करेंगे 7 का ज़्यादा नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 25 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, जो कि 7 का गुणज नहीं है। तो 7 के बाद में किसका चेक करते हैं? 11 का। तो 11 का रूल क्या था कि विषम स्थानों अंकों का योग सम स्थानों अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज प्राप्त होता है तो उस संख्या में 11 का भाग जाता है। तो यहाँ पे विषम स्थान पे कितना है? 1 और ये 3। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 में 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। इसका मतलब इसमें किसका भाग चला जाएगा? 11 का। 11 दूनी 22, 3 बच गया, 11 3 33। 23 खुद एक अभाज्य संख्या होती है, 23 में एक बार चला गया। इसका मतलब हमारे पास में जो निकल के आया है 5313 का अभाज्य गुणनखंड वो हो गया 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 23। सब एक एक बार है तो इनकी पावर भी कितनी हो जाएगी? 1 1। ठीक है, चलो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने घर पे किया भी होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास में 13915। चलो इसका चेक करते हैं। यहाँ पे क्या कितना है? 5। इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 के लिए वो अंकों का रूल चेक करते हैं, अंकों का योग। तो अंकों का योग चेक कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 4 4 और 9 13 14 19। इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का चेक करते, 5 का जाएगा, क्या 5 है। चलो 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया? 3। तो 7 5 35, कितने बार चला गया? 7 बार। 5 क्यों लिखा हमने? ठीक है, फिर 2 बच गया 21। तो कितना हो जाएगा ये? 35, 4 बच गया 41, 8 बजे 40, 1 5 3 15। अब देखो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ गया? 3। 5 का तो नहीं जाएगा। फिर 7 के लिए वही चेक करते हैं।
अंतिम अंक को डबल करके, तो अंतिम अंक कितना है 3, 3 का 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 2। फिर अंतिम अंक कितना है 2, 2 का डबल करो 4 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा 30, जो कि 7 का गुणज नहीं है। इसका मतलब अब 7 का भाग भी नहीं जाएगा। 11 का क्या बोलता है, विषम स्थानांकों का योग सम स्थानांकों का योग। तो इसमें विषम स्थान पे कौन है 3 और 7 कितने हो गए 10। सम पे कितने 8 और 2 10, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब इसमें किसका भाग चला जाएगा 11 का। 11 दूनी 22, 5 बच के, तो 11 5 55, 3 बच के 11 3 33। फिर विषम स्थान पे देख लो 3 और 2 5, 5 में से 5 जाएगा 0। फिर 11 का भाग इसमें चला जाएगा। 11 दूनी 22, 3 बचे 11 3 23, तो 33 में 23 आएगा, 23 में एक खुद अभाज्य संख्या तो एक आंसर आ गया। इसका मतलब 13,915 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 23। 11 दो बार है तो 5 एक बार 5 की पावर 1 गुणा 11 दो बार 11 पावर 2 गुणा 23 एक बार 23 की पावर 1। ये इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी तो आप लोग कल की क्लास जरूर देखिए, क्योंकि हमने जो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इनके गुणनखंड किए हैं उसमें आपको अभाज्य जो भी संख्याएं हैं उनको विभाजकता का नियम पढ़ाया था। आपको अभाज्य संख्याओं का विभाजकता का नियम आपको अच्छे से बताया गया है कि 2 3 5 7 11 13 17 19 इनका विभाजकता का नियम क्या है, कि आपको संख्या देखते पता चल जाए इस संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट पता होता है तो ईजी रहता है, वरना आप हर संख्या का भाग देके उसमें चेक करते हो। तो अगर आपने किसी ने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पीछे वाले हमारे जो सेकंड क्लास है उसको आप ज़रूर देखिए। तो आज ही हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखना, हमारे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के है यानी बराबर है। हमने जो हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें हमने रिलेशन पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम का दोनों संख्याओं के साथ में। वो यहाँ पे प्रूफ करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं कि क्या वाक्य में सही है या नहीं है। उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट दिया हुआ हमें 26 और 91। इन दोनों का पहले हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम आने के बाद में उन दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है या नहीं है, इसके हमें जांच करना है। तो सबसे पहले देखो 23 का आप लोग करो अभाज्य गुणनखंड। तो 23 में यहाँ पे 6 है तो 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार 2 1 3 13 बार। फिर 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 गुणा 13, एक एक बार है तो इनकी पावर भी क्या रहेगी 1 1, ठीक है। फिर 91 का चेक करते हैं। 91 में यहाँ पे इकाई का कितना है 1, इसका मतलब यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग के लिए अंकों का योग 10 नहीं जा रहा, और 7 के लिए जा रहा है 91 में बिल्कुल। अंतिम अंक को डबल करके चेक करो 2 7 बच जाएगा। कितने बार जा रहा है 13 बार। 13 में 13 का भाग देंगे 1 बार। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास में 7 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। अब देखना एचसीएफ और एलसीएम हमने अच्छे से सीखा है कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ क्या बोलता है कि जो भी गुणनखंड है उन गुणनखंडों में उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन गुणनखंड है उसकी लोअर पावर यानी न्यूनतम घात को लेना है। तो यहाँ पे से दोनों में से कॉमन क्या है 13 और 13, तो यहाँ पे हमने ले लिया 13, उसकी न्यूनतम घात यहाँ पे एक तो एक ही है, और 13 की घात एक का मान कितना होता है 13। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया 13। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम बोलता है कि सभी गुणनखंड को लेना है और उन गुणनखंडों की अधिकतम घात है जो मैक्सिमम पावर है उनको आपको लेना है। सभी फैक्टर लेने हैं और सभी फैक्टरों के साथ में उनकी मैक्सिमम पावर लेनी है। यहाँ पे 2 7 और 13 तीन ही है, 2 की पावर 1, 7 की पावर भी 1 ही है अधिकतम, और 13 की पावर भी 1 ही है, ठीक है। 2 गुणा 7 गुणा 13, 7 दूनी 14 गुणा 13, इन दोनों का आराम से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। या यहाँ पे देखो 13 से 91 कैसे बोलो, इधर मैं रफ में कर लेता हूँ। 4 3 12, 1 3 एकम 3 1 4 गुणा 4 और 1 कितना बच जाएगा 2
8 और 182। आपको मैं ऐसे गुणा करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप गुणा करके अच्छे से कर लेना, वरना आप डायरेक्ट ऐसे करते 13 7 91 और 91 को आप 2 से गुणा करते तो 182 आंसर मिल जाता। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। अब बोल रहा है कि इनकी जांच करना है दोनों संख्याओं के गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो देखो इनकी हम जांच करते हैं कि दोनों संख्या गुणा ए गुणा बी उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो हमारे पास संख्या क्या है 26 गुणा 91 और एचसीएफ हमारे पास कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। अब ये आप रफ नोटबुक में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना। मैं आपको इनका मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 91 को मल्टीप्लाई कर लो 26 से, 6 9 6 54 2 9 दूनी 18 यानी 6 6 3 और 2। ठीक है, तो 23 66 इन दोनों का गुणा और करो कितना आता है या सेम आ रहेगा 182 मल्टीप्लाई 13 3 दूनी 6 8 3 24 2 3 एकम 3 और 2 5 गुणा 2 8 1 6 6 3 और 2। बताओ ये सही आया नहीं आया 2366। दोनों बराबर हैं या नहीं है। अगर दोनों बराबर है मतलब प्रूफ हो गया कि ये सिद्ध हो गया कि एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है बराबर। बस आपको यही क्वेश्चन में करना है, पहले दोनों का अभाज्य गुणनफल निकालना है, उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर आपको जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। तो वही हमें करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। 510 में 2 का भाग चला जाएगा, 0 है, 2 दूनी 4 1 बच गया, 10 यानी 11 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 फिर 1 5 दूनी 10। अब 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का चेक करते हैं, 5 10 और 2 12, इसका मतलब 3 का इसमें चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 3 24 1 बच गया, 5 3 15। अब देखो अंकों का योग चेक करते हैं कितना हो गया ये 13, नहीं जाएगा तो 5 का चला जाएगा, कहेंगे 5 है तो 5 एक कम 5 कितना बचेगा 3 5 17 आ गया। 17 में अभाज्य संख्या खुद है तो 17 का 1। इसका मतलब हमारा 510 का गुणनखंड क्या आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, सब एक एक टाइम है तो उनकी घात भी क्या रहेगी 1 1। ठीक है, सेकंड हमारी जो संख्या है वो है 92 में भी कहेंगे 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा, 46 में फिर 2 का भाग चला जाएगा, 23 खुद है अभाज्य संख्या तो 23 में 23 का भाग एक बार चला गया। तो हमारा जो 92 है उसका अभाज्य 2 कितने बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 23 एक बार है तो 23 की पावर 1। ठीक है, अब देखो इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या बोलता है, वो संख्या है कि वो गुणनखंड आएगा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और उसके न्यूनतम घात हो। तो उभयनिष्ठ कौन है यहाँ पे 2 और 2, तो 2 आ गया, उसके न्यूनतम घात कितनी है 1, यहाँ पे 2 तो 1 आ जाएगी, और 2 की घात 1 का मान कितना होता है 2। एलसीएम क्या कहता है सभी संख्याएं लो तो सभी कितनी है 2 3 5 17 और 23, तो 2 3 5 17 और 23। अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात कितनी है 2, 3 की अधिकतम घात 1, 5 की भी 1, 17 की भी और 23 की भी 1। ठीक है, 2 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा 4 3 5 17 और 23, गुणा कर लो 4 3 12 12 पंजे 60, गुणा कर लो 17 गुणा 23। ठीक है, अब आराम से इनको गुणा कर लो। अगर आप लोग इससे गुणा करोगे आराम से रफ नोटबुक में पेन कॉपी लेके मल्टीप्लाई कर लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 60 गुणा 17 तो 0, 7 6 42 0 6 तो 0 2 10। वैसे आप कर सकते हो 17 6 102 और 0 आ गया। फिर 1020 को गुणा किसने करना है 23 से, तो 0 23 दुना 46 23 कम
23। तो इसका हमारा जो एलसीएम वो कितना आ गया, 23,460। ये इसका एलसीएम आ गया, ये इसका एचसीएफ आ गया। अब हमें जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणा उनके एचसीएफ और गुणा उनके एलसीएम के बराबर है। तो ए का मान हमारे पास 510 गुणा बी का मान हमारे पास है 92। एचसीएफ हमारा मान कितना है, एचसीएफ में 2 गुणा एलसीएम में मान कितना है 23,460। इनको आराम से आप लोग गुणा कर लेना। 510 गुणा 92, 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 4 6 9 2 0। ठीक है, इनको गुणा करो, या आप वैसे डायरेक्ट 2 ही तो है 200, आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो। तो देखो 0 6 दूनी 12 का 2 1 8 और 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4। देखो दोनों बराबर आया नहीं है, 46,920। इसका मतलब दोनों मान हमारे बराबर हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, जांच हो गया, सिद्ध है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये हमेशा बराबर ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन में मान चेंजिंग हो जाएगा, हर क्वेश्चन में बराबर आएगा। लेकिन ये कह रहा है जांच कीजिए, तो आपको हर क्वेश्चन में इनकी जांच कंपल्सरी है करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वही 2 नंबर का है और दोनों नंबर में हमें चेक करना है कि उनका एचसीएफ और एलसीएम कितना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही हम चेकआउट करेंगे। 336 में 6 है तो 2 का भाग ओबियसली बात है चला जाएगा, 2 एकम 2 फिर 1 बच गया तो 13, 6 दूनी 12 1 बच गया 4 8 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग चला जाएगा 8 और 4, फिर 2 का भाग चला जाएगा 4 और 2, फिर 2 का भाग चला जाएगा 2 और 1 21। 21 में किसका भाग जाएगा अब 3 का, फिर 2 और 1 3 और है, कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, चलो सेकंड संख्या देखते हैं। सेकंड नंबर है हमारे पास में 54। तो पहले 54 का भी चेक कर लो। 54 में 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 7, फिर 27 में 3 का भाग जाएगा 9 9 में फिर 3 का भाग जाएगा 3 और फिर 3 का भाग जाएगा 1। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि 336 का हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड क्या आया। देखो 2 गुणा लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, देखो इन दोनों में से कॉमन 1 2 3 4 बार आया तो 2 की पावर 4 गुणा 3 1 बार आया 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। 54 का देखो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, चलो इसका एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ कॉमन देखता है, तो कॉमन क्या है इनमें से 2 2 और 3 और 3 दोनों है, 2 भी है और 3 भी है। उनकी न्यूनतम घात लेनी है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितनी है 1, तो 2 की पावर 1। ऐसे 3 की पावर भी न्यूनतम लेनी है, तो न्यूनतम 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, और यहाँ पे कितने 3 की पावर 3, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1। 2 की पावर 1 का मान 2, 3 की पावर 1 का मान 3, तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम सारे गुणनखंड लेने 2 3 और 7, 3 ही है हमारे पास, 2 3 और 7। अधिकतम घात लेनी है, तो 2 की अधिकतम घात 4, 3 की अधिकतम घात 3 और 7 की अधिकतम घात 1। 2 की घात 4 का मान कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा 3 की पावर 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 दिए 9 गुणा 7। ठीक है, चलो अब क्या करो इनको गुणा करो, तो 16 और 9 संते 63, इन दोनों को आपस में अब गुणा कर लो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 63 को गुणा कर लो 16 से, 36 18 1 6 6 36 1 37, 3 और 6 यहाँ पे 8 0 1 9 और 1 10, तो कितना हो गया 1008। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया इनका एचसीएफ। 2 की पावर 4 का मान 16, 2 की पावर 3, अच्छा 2 की पावर 3 रह गया, 2 की पावर 3 का मान
27 होता है, तो 3 एक बार और ले लो, तो इससे क्या को 3 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, 3 से और कर 8 3 24 0 3 एकम 3, तो ये 3080 हो जाएगा। कोई बात नहीं, 7 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या आ गया LCM। अब हमें प्रूफ करना है, जांच करनी है हमें किसकी, कि दोनों संख्याओं के गुणा उनके HCF और गुणा LCM की क्या है बराबर। दोनों संख्या कितनी है 3336 गुणा 54 बराबर, हमारे पास HCF कितना आया 6, HCF 6 और LCM कितना हमारे पास 3024। ठीक है, चलो इन दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करो। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ गुणा 14, 6 चौका 24, 4 2 6 12, 12 2 14, 4 असल की 1, 4 12 और 1 13 गुणा 6 पंजे 30 0 असल की 3, 5 15 15 और 3 18 असल की 1, 5 15 और 1 16, जोड़ो 4 4 1 और यहाँ से 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 1, तो इन दोनों का गुणा आ गया हमारे पास में 18,144। अब इनका गुणा करो, गुणा किससे करेंगे 6 से, 6 चौका 24 का 4 असल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 असल की 1, 6 1 0 1 आ गया, 6 एकम 6 12 6 18,144। बताओ दोनों वैल्यू हमारी सही आई नहीं आई, तो यह क्या हो गया हैंड से प्रूफ। समझ में आ गया। ऐसा इस बेसिस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल सकता है। ज्यादा बेसिस पे ये होता है, आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ के आपको ये जांच या रिलेशन वाला जरूर पूछ लेता है, क्योंकि ये एक स्टेप इसमें क्वेश्चन में और बढ़ जाती है, तो इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इतनी देर हमारे पास 2 नंबर थे, अब की बार हमारे पास में 3 नंबर दे दिया गया और सिंपल पूछा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, 3 का कर लेंगे हम। देखो हमारे पास में पहली संख्या दी हुई है 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 है, तो 2 का भाग चला जाएगा 6, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार, तो 12 का हमारे पास में आ गया 2 बार है, तो 2 की पावर 2 में डायरेक्ट लिख देता हूँ गुणा 3 की पावर 1। दूसरे नंबर पे देखो 2 बार है, तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया है। दूसरा है 15, 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, 5 का भाग जाएगा 1 बार, तो हमारे पास में 15 का क्या आ जाएगा 3 1 बार है, तो 3 की पावर 1 गुणा 5 1 बार है, तो 5 की पावर 1। तीसरे नंबर पे हमें संख्या दी है वो कितनी है 21, तो 21 में किसका भाग जाएगा 3 का, कितनी बार 7 बार, और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार, तो 21 का कितना हो गया 3 की घात 1 गुणा 7 की पावर 1। HCF ये तो हमें ज्ञात करना है, HCF और LCM, तो HCF और LCM, HCF बोलते हैं कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। देखो कितना हमारे पास उभयनिष्ठ 2 नहीं है 3, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, 3 ले लिया। उसकी न्यूनतम घात तो 1 1 ही है, तो न्यूनतम घात भी कितनी हो जाएगी 3 की घात 1 का मान कितना होता है 3। वेरी गुड। यहाँ पे LCM में सारे गुणनखंड लिए जाते हैं 2 3 5 और 7, यही है हमें 2 3 5 और 7, सबकी अधिकतम घात 2 की घात 2, 1 की घात अधिकतम 3 की घात 1 ही है, 5 की घात भी 1 ही है और 7 की पावर भी 1 है। 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4 3 5 और 7, तो 4 3 12 7 म्हणजे 35, 35 को आप लोग 12 से गुणा कर लो। ठीक है, 10 पावर 1 दूनी 6 1 7 5 3 1 0 2 और 420, तो इसका हमारे पास में HCF क्या आ गया 420। बताओ HCF और LCM में कोई डाउट आएगा? LCM हमारे पास में 420 है और हमारे पास HCF कितना है 3 है। 3 संख्या आ गई, तो बस आपको ये ध्यान देखना है कि उन तीनों नंबरों में जो कॉमन आ रहा है वो तो क्या होगा HCF, और जो बाकी सारे जितने गुणनखंड आ गए वो किस में होंगे HCF। बस इतनी देर 2 आ रहे थे तो 2 में चेक कर रहे थे, अब 3 आ गए तो 3 में
चेक करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमारे पास में है 17, 23 और 29। देखना ये तीनों नंबर आप देख पा रहे हो, तो तीनों नंबर क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब 13 का फैक्टर क्या होगा? 17 का। 17 का फैक्टर हम लिख सकते हैं 1 गुणा 17। सही है, ठीक है। 23 का क्या लिख सकते हैं हम? 1 गुणा 23। और 29 का क्या लिख सकते हैं हम? 1 गुणा 29। क्योंकि ये तीनों जो है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या में खुद का ही भाग जाता है और एक इसका जाता है 1 का जाता है। तो दोनों नंबर आ गए। देखो अब इसका क्या याद करना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ तो क्या होगा? जो कॉमन होता है, तीनों में कॉमन क्या है? 1 1 1। उसकी पावर भी 1 1 की एक ही है। ठीक है, पावर लगाना चाहो तो आप लोग इसमें लगा सकते हो, अन्यथा कोई जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ तो क्या हो गया? 1। ठीक है, सिंपली बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर तीनों नंबर प्राइम नंबर है या कितने भी नंबर हो तुम्हारे पास में 2 3 5, अगर सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, अभाज्य नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एचसीएफ हमेशा एक ही होता है। एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एक होता है। एलसीएम देखना, एलसीएम क्या हो? उन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, क्योंकि सारे फैक्टर लेने हैं। तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 29। एक को ले या नहीं ले कोई बात उसमें नहीं होती है। तो मैं लेता हूँ 17, 23 और 29। इन तीनों का गुणा क्या होगा? एलसीएम। तो बस तीनों को क्या कर दो आप लोग? गुणा कर दो। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 29 को गुणा करते हैं हम 23 से। 7 9 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 1 5। तो कितना जाएगा? 7 6 6। कितने से गुणा होगा? 17 से। 7 7 49, 4 7 6 42, 42 और 4 46, फिर 4 42 और फिर 4 46 गुणा 7 6 6। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 9 12 13, फिर वो भी 12 13 असल की, और फिर ये कितना हो जाएगा? 10 रे 11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? एचसीएफ 11,339। ये इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। एचसीएफ कितना है? 1, और एलसीएम कितना है? 11,329, 11,339। आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर तीनों संख्याएं या दो संख्याएं, जितने भी आपको संख्या दे, अगर उसका एचसीएफ ज्ञात करवाए और दी गई संख्या अभाज्य संख्या हैं, तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि थर्ड जो क्वेश्चन है 9 8 9 और 25 का हमें क्या याद करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलो 8 का चेक करते हैं। 8 में किसका भाग जाता है? 2 का। 4 फिर 2 का 2 फिर 2 का 1। ठीक, 9 का चेक कर लो। 9 किसका भाग जाएगा? 3 का, फिर 3 बार चला जाए, फिर 3 का 1 बार। 25 का चेक करते हैं। 25 में किसका भाग जाएगा? 5 का, फिर 5, फिर 5 का 1। ठीक है, देखो 8 पे अभाज्य गुणन क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 3। 9 का कितना है? 3 गुणा 3, इसका मतलब 3 की पावर 2। और 25 का क्या है हमारे पास में? 5 गुणा 5, इसका मतलब 5 की पावर 2। बताओ इन तीनों में कोई चीज कॉमन है क्या? और हमें फिर भी एचसीएफ और एलसीएम वही ज्ञात करना जो हम पहले ज्ञात करें। तो बताओ इन तीनों में एक चीज कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कितना है? 1। तो एचसीएफ कितना हो गया? 1। एचसीएफ कितना हो गया इनका? 1। और एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यानी 8 गुणा 9 गुणा 25। 9 × 72 गुणा 25। 72 को आप 25 से गुणा कर लो। 5 दूनी 10, 1 35 रे 36 गुणा 4 14 0 0 1 7 रे 8 और 1। इसका मतलब इसका 1800 क्या हो गया? एलसीएम। बताओ आपको अच्छे समझ में नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? एचसीएफ और एलसीएम निकालना, चाहे 2 डिजिट का हो या
3 डिजिट का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितने भी नंबर हो, आपको संख्या 1 दे, 2 दे या 3 दे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है और आपने अच्छे से लर्न भी किया है और आपको सीख लिया है, ठीक है। तो अगर आपको क्लासें अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ क्लास को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको जो भी आपके आसपास में है या नज़दीक में है, रिलेटिव में है, जो भी 10th क्लास में है और उनको अच्छे से मैथ पढ़ाने चाहते हो, तो इस क्लास को उनको भी फॉरवर्ड किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।